चलो नोक पर खार पर एक तमाशाए जिंदगी यूं ही सही, रक्स करते चलो तीर की धार पर। और तुम में शामिल है सुर्खी जवां खून की, तुम में शामिल है सुर्खी जवां खून की। आसमानों से रंगे शफक छीन लो, क्या देखते हो दस्ते सितम की तरफ। अगर अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो। आपको इस बात का सबूत देना होगा, आपको इस बात का फैसला खुद करना होगा। आपको अपना मुस्तकबिल संवारना है या बिगाड़ना है। आने वाले 5 सालों के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप अपने इलाके की बस्तियों पर नजर डालें और वहां देखें कि क्या आपके पास, क्या आपका वो काम हुआ है जो जरूरी था, क्या आपको वो चीज मैसर हुई है जो जरूरी थी, क्या आपके पास ऐसी तालीम है जो बहुत सख्त जरूरत है, जिसमें आपके बच्चे का फ्यूचर है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल छुपा हुआ है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवरने वाला है। क्या आपके पास ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं जहां आप अपने दर्द का मदावा कर सके, अपने दुख दर्द में आसानी के साथ इलाज करवा सके। क्या आपके पास ऐसा लीडर और रहबर मौजूद है जो आपका बिना किसी मफाद परस्ती के आपके कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे मौके पर भी अगर आपके साथ कोई ऐसा रहबर खड़ा हुआ है तो आपको अपनी तमाम कोशिशों को उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। उसकी ताकत, उसको अपनी बाजू से उसको ताकत अता करनी चाहिए। अगर आप ऐसे मौके को भी गवा देते हैं और ऐसे वक्त में जब जिस सियासी पार्टी में मैंने 10 साल दिए, 10 साल के खिदमत पेश किए, वक्त को वक्त नहीं जाना, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। हद तो ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात के बाद जाते जाते मुझसे वादा किया था कि औरंगाबाद मशरक़ी हलके से मुझे टिकट दिया जाएगा। यहाँ तक कहा था कि हम आपको चुन लगाने की मेहनत करेंगे और गिफ्ट देंगे। इस बात के गवाह हमारे वंडर बॉलीवुड के जिम्मेदार सैयद इब्तिसाम साबरी साहब भी है। इम्तियाज जलील की बात मैं इसलिए नहीं कहता कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं वो आप जानते हैं। कई वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, मगर जब वक्त आया तो सदर मोहतरम ने मुझे 5 मिनट का वक्त भी नहीं दिया और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पार्टी अपना टिकट नहीं देना चाहती है, उस वक्त तक खामोश रहना चाहती है जब तक दूसरी पार्टियों में टिकट डिक्लेयर ना हो जाए। यानी तमाम दरवाजे बंद होने के बाद पार्टी मुझसे कहना चाहती थी कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा था, एक खत भेजा था कि गुज़िश्ता 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, 200 के करीब वोटर्स रजिस्ट्रेशन के कैंप इस मशरक़ी हलके में मैंने लिए, लाखों रुपए खर्च किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मशरक़ी हलके में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 1,45,000 है। और मैं समझ रहा था कि जब मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं इन वोटों की तादाद पर, मेरे पार्टी के तंजीमी ढांचे की मदद पर, हमारे कारपोरेटर्स की मदद से ये इंतखाब बहुत आसानी से जीतूंगा। मगर दोस्तों और साथियों, बात यहां तक पहुंच गई कि एंड टाइम पर जब मैंने महसूस किया कि पार्टी मुझे टिकट देना नहीं चाहती, तो इमरान प्रतापगढ़ी का फोन आया।
मैं दिल्ली गया, हमारी पार्टी इतनी मेहरबान थी और इम्तियाज जलील ने इतने बयान दिए थे, अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी को कांग्रेस का टिकट दिए तो मैं नांदेड़ से लोकसभा की सीट उम्मीदवार बनकर खिलाऊंगा, मैं यहां से खड़ा रहूंगा, मैं वहां से खड़ा रहूंगा। मगर मुझे मेरे साथियों पर, मेरे बुजुर्गों पर, मेरे गरीब नौजवानों पर फख्र है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा कि डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए। मैं अबू आसिम साहब का शुक्रगुजार हूँ, हालांकि उनको भी काफी डराया गया, उनके खिलाफ उम्मीदवार देने की किया गया, मगर अबू आसिम आजमी साहब ने मुझे टिकट दिया और मैं आज समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार की हैसियत से आपके सामने। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कौन आदमी एमएलए क्यों बनना चाहिए, एमपी क्यों बनना चाहिए और सियासी ताकत क्या होती है। मेरा मानना है कि आपका एमएलए पुलिस इंतजामिया के पास जब कभी नाइंसाफी होगी तो पहुंचना चाहिए। गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, जो मशरक़ी हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार है वो कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाते। हाँ, बकरीद के ईद के मौके पर गए थे तो मालूम ये हुआ जिनको गिरफ्तार किया गया था बैरों के सिलसिले में, उनमें उनका एक भांजा भी था। यानी पुलिस के पास नुमाइंदगी करने का मकसद अपने भांजे को बचाना था। मैं कहना चाहता हूं, बताओ ऐसे कौन सी जगह है जहां आपने नुमाइंदगी की पुलिस के पास। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि मोहतरम, किसी का फोन कॉल भी नहीं उठाते। मैंने कई फोन किए, मेरा फोन नहीं उठाते। पार्टी का सदर जब वक्त पड़ता है वंचित बहुजन अघाड़ी से इत्तेहाद का तो हमारे गांवों को हाथ लगाता है। ये हमको फोन करके कहते हैं कि जस्टिस कौन से पार्टी के बजाय मुझे उम्मीदवारी दी जाए। तो जो आदमी या जो शख्स आपका फोन कॉल नहीं उठा सकता तो क्या वो आपका उम्मीदवार बन सकता है। 2014 की बात है, इन्होंने वादा किया था कि मैं स्कूल बनाऊंगा, जलील को 5 कोटी रुपया दिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इम्तियाज जलील सुने, गफ्फार कादरी पैसे वाला भी है, तू भी पैसे वाला होगा, मगर तू भिखारी है। देखो मांडोली करने का है, देखो टिकटा बेचने का है, ये तेरा कैरेक्टर है। अल्लाह का पुलिस के फजल करम से गफ्फार कादरी को कोई खरीद सकता है ना। गफ्फार कादरी झुकेगा ना गफ्फार कादरी बिकेगा। ये तो बिकने वाली पार्टी है। ये स्टेज से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमको फंडिंग कर दी, जूते की नोक पे रखता भारतीय जनता पार्टी को। कौन अतुल सावे? दोस्तों, साथियों, मैं ये गुजारिश करने आया, आप मेरा साथ दीजिए। मैं अतुल सावे को भारतीय जनता पार्टी को इंशाअल्लाह डाल दूंगा। मेरे में ताकत है कि मैं फडणवीस के खिलाफ बात करता हूं, और ये पट्टा ये फडणवीस का एजेंट है, फडणवीस का गुलाम है। इसीलिए उसने वंचित बहुजन अघाड़ी की युद्धि को तोड़ा।
इसीलिए पार्लियामेंट में 5 उम्मीदवार दिया। तो ये फडणवीस का जो एजेंट है ना, इसको भी दफन करेंगे अपन, और अतुल सावे को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी। अतुल सावे के खिलाफ काफी हिंदू माइंड बना हुआ है। मैं जय भवानी गया था, मैं विश्रांति नगर गया था, वहां की जनता बहुत नाराज है। 10 साल में अतुल सावे ने भी जेब भरने का काम किया। अतुल सावे ने भी अपने ही समाज को देखा, बाकी समाज को नहीं देखा। हम समझ सकते हैं कि दुश्मनी मुसलमानों से है, मगर उन्होंने अपने समाज के दूसरे समाज की मदद नहीं की। पर हाँ, एक गुजारिश करता हूं, धर्मांतरा तौर पर आप किसी के बहकावे में मत आइए। आपके पास बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, अल्लाह, रसूल, सहाबाए कराम, शोहदाए करबला, बुजुर्गाने दीन, फिर माफी मांगी जाएगी ताकि इसको अपना घर में पैसे जमा करने का मौका दिया जाए।